जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस पे। तो दोस्तों, आप लोग को पता है एक अल्टरनेट आप लोग का क्लास चलता है। टॉप 15 प्रश्न अप टू 50 प्रश्न रहते हैं। ऑलमोस्ट 15 प्रश्न रहते हैं, लेकिन अप टू इसीलिए कि कुछ क्वेश्चंस की संख्या आज कम है, इसलिए अप टू 50 क्वेश्चंस आप लोग को डेली कराया जाता है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में जो पूछे गए हैं, चाहे वो आपका डिफेंस से लेकर रेलवे हो, या वो एसएससी हो, या अदर जो भी हो परीक्षाएं जो आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बेहतरीन आपको बेसिक से हाई लेवल तक मैथ्स 15 डेली क्वेश्चंस करते हैं। और ये प्रश्न ऐसा है मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चंस 5 से 6 बार 7 बार रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। जो आरआरबी में भी रिपीट किया गया है। बाकी बात एसएससी की बात करें तो सीएचएसएल सीपीओ ये सब में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइए, चलते हैं आगे की ओर। और एक आप लोग का चलता है आरआरबी ग्रुप डी, जितना भी पीवाईक्यू पूछा गया है उसका भी क्लास आप लोग का डेली कंटिन्यू चलता है। ये आज ये क्लास एब्सेंट है क्योंकि आज ये संडे है, ठीक है। चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। आज का पहला नंबर प्रश्न, एक मिश्रण में ये आपका पूछा गया था एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी में प्रश्न है और आरपीएफ में भी पूछा गया था, विभिन्न एग्जाम में पूछे, 5-6 एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो एक मिश्रण में लवण और अम्ल का अनुपात दिया गया है। यदि मिश्रण का भार, टोटल भार 360 ग्राम है, तो आपको बताना है उसमें अम्ल का द्रव्यमान कितना है, ठीक है। तो लवण सॉल्ट लिख लेता हूँ, अम्ल एसिड लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एग्जाम हॉल में पूरा लंबाई लिखना नहीं है, समय पद के लिए। बाकी बात ये रेशियो दिया गया है 5x इंटू 7x हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो 5x जो है, x रखने का वीडियो मेरा मतलब ये है मेरे दोस्त कि ये रेशियो में आपका दिया गया, यानी x का वीडियो जो भी रखाएगा यदि इससे आप गुना कीजिएगा इसका ओरिजिनल द्रव्यमान निकल जाएगा, समझ गए इतना। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है, मिश्रण का भार, ये तो है तो अनुपात है तो मिश्रण ही, बट अनुपात में, लेकिन भार वहां संयुक्त भार है। तो यदि ये दोनों मिश्रण भार को जोड़े तो टोटल भार कितना आ गया यहाँ 12x, 7×5 12x, लेकिन होना चाहिए कितना 360, लेकिन है 12x के बराबर, यानी x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के चला आया 30। अरे 12×3 = 36 ही होगा ना, 30। तो क्या पूछा गया, एसिड, एसिड का कितना द्रव्यमान, टोटल 7x था, x का वैल्यू 30 रख दिए, टोटल 210 ग्राम इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो कुछ नहीं था उसको आपको अनुपात में उसको डिवाइड करना था, बांटना था। चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पे। आपको बताना है कि टोटल 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्ण तरह विभाजित है, ठीक है। सिर्फ 3 अंक की संख्या बताना है आपको, सिर्फ 3 अंकों की, ना कि 2 और ना 1 और ना 4, सिर्फ 3 अंकों की संख्या कितना विभाजित है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1 से लेके 1000 तक, यानी कि 1 से 1000 भी बोल सकते हैं, या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 39 भी बोल सकते हैं। यहाँ तक कितनी संख्याएं विभाजित, यानी 999 को यदि 8 से आप विभाजित कीजिएगा तो क्या बार में विभाजित होगा, तो एक बार में जाएगा 8, फिर 2 आ जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 3 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। 8 चौक 32, ठीक है। 5 तो कटेगा, पूर्ण रूप से नहीं कटाना है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है, पूर्ण रूप से इसको नहीं कटाना है, जो इससे पूरी पूरी कटे वही संख्या, यानी कि 1 से 1000 तक हम जान गए 100 टोटल कुल संख्या है जो 1 से लेकर 999 तक 8 से विभाज्य, समझ गए यहाँ तक। लेकिन हमको 3 अंक की संख्या लेना है, याद रखिएगा, हमको 3 अंक की संख्या लेना है। इसमें आपका 8 भी इंक्लूड है, 16 भी इंक्लूड, 2 अंक की संख्या भी इंक्लूड है। तो हमको कहीं ना कहीं 2 अंक की संख्या को यदि हम माइनस कर देंगे 1 से 99 तक के बीच में, तो टोटल 3 अंक की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 अंक की संख्याओं की संख्या कितना होगा, जैसे मान लिए 100 के नीचे 8 से विभाज्य होने वाली संख्या कितना, तो बर 8 96, यदि हम 12 इसमें करते हैं 96, यदि 13 करेंगे तो 104, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इससे कम लेना, यानी कि 12 संख्या ऐसा है 1 से 100 के अंदर, यानी 2 अंक की संख्याएं हम बोल सकते हैं, वो 12 गो संख्याएं जो 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यदि 2 अंक की संख्याएं इसमें हम माइनस कर देते हैं तो आपके पास टोटल 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की टोटल संख्या आप लोग का निकल जाएगा, समझ गए। यानी 112 टोटल संख्या ऐसा आपके साथ निकल के आपके पास निकल के आएगा जो सिर्फ 8 से विभाजित है, समझ गए। तो सबसे पहले हम 1 से 1000 तक निकाल लिए, फिर हम 1 से 100 तक इसमें माइनस कर दिए, समझ गए। तो डायरेक्ट मेरे पास 3 अंकों का संख्या निकल, ठीक है, समझ गए। और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें कहीं भी पूछे या 4 अंकों की पूछ दे, 10 अंकों की पूछ दे, यहाँ से इजीली आप लोग का निकल जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक स्कूल में कक्षा चौथा, पचमा, छठा में छात्रों की संख्या 188, 282 और 423 थी, ठीक है। यदि प्रत्येक कक्षा को सेक्शन में विभाजित किया गया हो और प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या समान थी, तब
इन तीनों कक्षाओं के सेक्शन की कुल न्यूनतम संख्या क्या होगी ये बताना। सिंपल बोला गया है मेरे भाई। चौथा क्लास, पांचवा क्लास, छठा क्लास बच्चे पढ़ रहे थे एक क्लास में, जिसमें कि चौथा बच्चे क्लास 188 थे और पांचवा का 282 और 423। ठीक है, इन सब बच्चे को मिला के एक आपको सेक्शन तैयार करना है। ठीक है, एक सेक्शन तैयार करना है और एक प्रत्येक सेक्शन में जितना भी बच्चे हैं प्रत्येक सेक्शन में इसको डालना है, प्रत्येक सेक्शन में डालना है। और ये बात ध्यान रखें, ये बात याद रखें कि प्रत्येक सेक्शनों की संख्या समान होनी चाहिए, इसमें बच्चे समान बच्चे भरा जाना चाहिए। समझ गए यहाँ तक? बस यही बोल रहा आपसे। तो टोटल जो बच्चे थे मेरे भाई 188 बच्चे, 282 बच्चे, 423 बच्चे, टोटल ये बच्चे थे। ठीक है, तो ये डब्बा, एक डब्बा जो है इसमें टोटल कितने बच्चे आएंगे तो इसका पता कब चलेगा? इसका पता जब ये चलेगा कि ये संख्या ये तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे, यानी साफ साफ कहने का मतलब है इसका एचसीएफ हमको चाहिए। तो इसका एचसीएफ अब कैसे लेंगे? सबसे बड़ी दुविधा, एचसीएफ कैसे लेंगे? बड़ी बड़ी संख्या है तो सिंपल कुछ मत कीजिए, एचसीएफ में जो भी संख्याएं सबसे छोटी संख्याओं को देखिए। एचसीएफ यही होता है ना, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, उसे एचसीएफ कहते हैं। तो सबसे छोटी संख्याएं ही हो सकती है जो तीनों को विभाजित करे। तो 188 तो कभी नहीं करेगा, तो इसको आप एक ऐसी संख्या से डिवाइड कीजिए जो 188 डिवाइड होता। जैसे इसका आधा ले लीजिए, 94। ठीक है, 94, हाँ 94। क्या 94 विभाजित कर रहा है? नहीं, इसको भी नहीं कर रहा, यानी 94 नहीं हो सकता है। अब ऐसी संख्या ले जो 94 से नीचे हो, 188 को विभाजित करे, तो इसका आधा आप कर सकते हैं 47 कर सकते हैं ना। क्या 47 बार जिक कर रहा है इसको 6 बार में, जिक कर रहा है इसको 9 बार में कर रहा है, यानी कि एक्स का वैल्यू आपका 47 लेना पड़ेगा। समझ गए? यानी कि 47 यदि सब वर्ग में आप रखते हैं बच्चे को तो टोटल 47 में आ जाएंगे, एक भी शेष ना बचेगी, टोटल समान आ जाएगा। समझ गए यहाँ से? तो हमको ये नहीं निकालना था कि प्रत्येक वर्ग में कितने बच्चे को हम बैठाया जाए, प्रत्येक ये पूछा रहा है कि सेक्शन क्या को निर्मित होगा, ये सेक्शन क्या को निर्मित होगा। जैसे इसमें अभी आपको दृश्य 9 को दिख रहा होगा, बट इसमें होगा कितना, इतना संख्या में। समझ गए? तो 188 चौथे क्लास में, चौथे वर्ग में देखिएगा 188 बच्चे थे। ठीक है, प्रत्येक सेक्शन में कितना, 47। तो उस क्लास में कितना सेक्शन निकलेगा? तो यहाँ से आप डिवाइड कीजिएगा तो 4 बार में, यानी 4 सेक्शन निकलेगा। ठीक है, पांचवा वर्ग में हम इसी तरह देख लेते हैं, कितनी संख्याएं था टोटल, 282 बच्चे थे पांचवें वर्ग के। ठीक है, प्रत्येक में तो ये तो समान ही रहेगा 47, यदि इसको करते हैं तो यानी 6 यहाँ से सेक्शन निकाले जाएंगे। ये सेक्शन है, याद रखिएगा ये सेक्शन है। ठीक, ये सेक्शन निकाले जाएंगे। इसी प्रकार से 6 वर्ग को आप करते हैं तो 423, और यदि 47 प्रत्येक को थी में है तो टोटल यहाँ से जो आपका सेक्शन निकलेगा वो 9 सेक्शन निकलेगा। बस आपसे ये पूछा गया है, बस ये आपसे यही पूछा गया है कि टोटल आपका सेक्शन कितना, टोटल सेक्शन कितना है? तो 9 6 15 4 19, टोटल सेक्शन की संख्या आपका 19 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? बिल्कुल मात्र कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ आपका एचसीएफ लेना था। एचसीएफ वो संख्या हमको निकल के आया जो कि प्रत्येक वर्ग में हम समान रखने पे ना बाहर जाए ना घटे, बिल्कुल फिक्स जाए। समझ गए? बस आपको प्रत्येक वर्ग में से प्रत्येक सेक्शन निकालना था, तो यहाँ से सेक्शन निकाल के ऑप्शन दे सकते थे। ठीक है, हाँ यदि ये पूछता है कि प्रत्येक जो हम वर्ग निकालें उसमें प्रत्येक जो बराबर है उसकी संख्या क्या है, तो आप सिंपली एचसीएफ लिख के ऑप्शन दे सकते थे आंसर। ठीक है, तो प्रश्न को पूरा एक बार पढ़िए, इसके बाद उत्तर दीजिए। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान हो तो तब ब्याज क्या होगी, ये आपको बताना है। कोई भी धनराशि था, साधारण ब्याज पे आपको लगाना था वो पैसा, लेकिन ये पता है कि उसका ब्याज जो निकलता मूलधन का 1/36 निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मेरे पास मूलधन जो था 100 रुपया था। मानने में क्या जाता है, मूलधन 100 रुपया था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका ब्याज जो निकलना चाहिए, इसका ब्याज जो निकलेगा, तो ये साफ साफ बोला जा रहा है इसका ब्याज जो निकलेगा आपके मूलधन का 1/36 गुना निकलेगा। यानी 1/36 करते हैं तो हम समझ लिए इसका ब्याज 100/36 आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, यानी इसका ब्याज जो निकला 100/36 निकला। और ये भी बोला जा रहा है कि ब्याज की दर और वर्ष दोनों समान है, तो यानी सबसे पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। आखिर सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम का गुणनफल भी तो होता है। यदि सिंपल इंटरेस्ट हमको पता चल जाएगा तो रेट और टाइम दोनों समान है, तो दोनों दो से डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम? टोटल ब्याज कितना निकला 100/36, यही तो ब्याज है। टोटल मूलधन तो 100, यानी 100 इसमें गुना हो जाएगा नीचे से,
यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ गुना 100। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, यानी 100/36 बराबर रेट इंटू टाइम के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों बोल रहा है गुना करके ये है मेरे पास, ये दोनों मेरे पास गुना करके ही है, समझ गए। तो इसका उत्तर क्या होगा, यानी कि इसको रूट अंडर कर देते हैं मेरे दोस्त। ये दोनों देखिए, इसको हाफ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, इसका रूट अंडर करना पड़ेगा, दोनों गुणनफल है ना, तो इसको यदि हम रूट अंडर करते हैं तो 10/6। ठीक है, इतना परसेंट आपका चले, समझ गए। यदि आप गुणनफल ही बोल रहा है ना, यदि आप रेट बराबर है 10/6%, टाइम भी इतना है 10/6, इसको गुना कीजिएगा तो वही आपका 100/36 आ जाएगा। तो यानी यहाँ से आपका क्या निकल गया, रेट आपका निकल गया 10/6%, यानी रेट 10 ऑप्शन बनेंगे, यानी 5 दिन आना चाहिए जी, 5 दिन तो है, झूठ मूठ का कंफ्यूज कर रहे थे। 5/3 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसको और अनुपात मिनिमम में तोड़ना था, तो 3/5 ये भी आ जाएगा, सॉरी 5/3। ठीक है, 5/3। चलते हैं आगे की ओर, बहुत ही इजी प्रश्न थे। 55 नंबर प्रश्न देखिएगा। एक परीक्षा में गणित विषय में 36 छात्रों का प्राप्तांक इतना था, मतलब टोटल 36 छात्र थे एक मैथ के विषय में, गणित के विषय में, टोटल 36 में इसका औसत 7.50 आया था। औसत बोलिए या माध्य मैथ के भाषा में, ये देखिए माध्य वही होता है ना, जो जैसे मान के चलिए 5 संख्याएं हैं, माध्य वही होता है जो 20 की संख्या है, औसत वही होता है जो दोनों की 20 की संख्या है। ठीक है, तो यानी कि एवरेज ये है, समझ गए, एवरेज 72.50 आपका है। ठीक, 36 विद्यार्थी का। अब ये जो कैलकुलेट किया था 72.50 किया था, लेकिन बाद में जब पुनर्निरीक्षण किया गया, इसके बाद पता चला एक जगह गलती कर दिया छात्र ने, अंक उसको भरना चाहिए 56 लेकिन भर दिया 65। एक छात्र ने गलती क्या किया, उसको भरना चाहिए 56 लेकिन उसने भर दिया 65। यानी साफ साफ कहने का मतलब है कि 9 अंक ये ज्यादा भर दिया, इसको माइनस करना पड़ेगा। यदि हकीकत इसका चाहिए, सही इसका उत्तर चाहिए, ये तो तब गलत है, साफ साफ गलत है। आप 56 की जगह 65 लिख दिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एवरेज आपका ऊपर गया है, इसमें एवरेज आपका कम होगा। समझ कितना कम होगा, -9 अंक कम होगा, ये मेरा औसत में। तो क्या डायरेक्ट कम कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरा अंक में, ये मेरा औसत में, तो इसको भी औसत हमको निकालना पड़ेगा। तो -9 किसका, कितना टोटल संख्या में गड़बड़ हुआ है, 36 में, टोटल 36 कीजिएगा, यानी इसका वैल्यू आप 1/4 भी लिख सकते हैं, या 0.24 लिख सकते, 25 लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं 25 चौके 100 होता है। ठीक है, 0.25, क्या 0.25 जुटेगा उसमें, नहीं घटेगा, क्योंकि ये संख्याएं इतना बढ़ा दिया गया था औसत में। यदि 72.50 में 0.25 आप माइनस कीजिएगा, 72.25 आपका सही औसत निकल के चले आएगा। यानी कि यदि वो लड़का गलती आपका नहीं करता, यदि वो लड़का गलती नहीं करता, 56 के बजाय 65 नहीं लिखता, तो अब उसका औसत आता 72.25, लेकिन यहाँ ये गलती किया तो यहाँ औसत में भी गलती आया। ठीक है, और कभी कभी आंसर में ये पूछ लेता है कि कितना नंबर का डिस्टेंस का गलती हुआ, कितना एवरेज डिस्टेंस गलती हुआ, तो यहाँ से आप एवरेज इजिली निकाल सकते हैं, 0.25 का विचलन को देखने मिल रहा है। ठीक है, चलते हैं छठे नंबर प्रश्न। एक 4500 रुपये आपका धनराशि था, 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, मतलब वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में आप लोग को अंतर बताना है, ये अंतर कितना हो। ठीक है, तो इसको सिंपल भाषा में बनाते हैं। 4500 रुपये आपके पास मूलधन था, ये भी पता है, रेट आपका 10% था, तो पूछना चाहते हैं एक साल में साधारण ब्याज कितना होगा, तो इसका 10% 450, 4500 का कितना होगा, 450। दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट यही लेगा, तीसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट सिंपल ले लेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंजिंग हो जाएगा। क्यों चेंजिंग होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लेता है, तो पहले साल तो इंटरेस्ट इसमें 0 लग जाएंगे, दूसरे साल आ जाइएगा तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें जुटेगा, यानी 10% 45, इसमें भी चले जाएगा 45 45 90, यानी टोटल सिंपल इंटरेस्ट इसका भी जोड़ेगा ना, दूसरा साल भी जोड़ेगा तीसरे साल में, समझ गए। तो इसमें यहाँ से आ जाएगा 90, और प्लस इसका भी 10% लेगा, यानी 4.5, तो हम इजिली बोल सकते हैं 94.5। ठीक है, ये बात समझ गए यहाँ तक। यदि आप इस सब को पूरा को जोड़िएगा तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है,
ये बात समझ गए। और यदि आप सिर्फ ऊपर वाले को जोड़ते हैं, ये जो ऊपर सिंपल इंटरेस्ट हमने बताया, ये सिर्फ सिंपल इसको जोड़ते हैं तो ये सिंपल इंटरेस्ट का निर्माण करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या है, तो ये पूरा योग में यदि ये वाला योग हटा दें तो क्या मेरा ये वाला योग नहीं निकल जाएगा, यही तो अंतर होगा मेरा। तो इसका अंतर कितना निकल गया यहाँ से 0.5 और 9 और 13 यानी 139.5 आपका इस करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, यानी उत्तर जो हो जाएगा आपका 139.5 नंबर, 5वां नंबर ऑप्शन याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, चाहे आपका डिफेंस एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं, आरआरबी में भी ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, एक आपके पास एक रूम था, जहां आप रूम है, एक रूम है, इसका आपको लंबाई दिया गया 16 मीटर लंबाई है और 10 मीटर इसका चौड़ाई है। ठीक है, और आपको एक इसमें ईंट लगाना है, पूरी तरह से ईंट में आपको ईंट लगाना है और ईंट का साइज भी दिया गया है, यानी 20 सेंटीमीटर ईंट का साइज है लंबाई और 10 सेंटीमीटर ईंट का चौड़ाई। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे बोला गया है कि ये ईंट जो है, इतना बड़ा ईंट इसमें पूरा आपको फिट करना है, तो टोटल कितना ईंट आप लगा दीजिएगा जो इसमें पूरी तरह आपका फर्श ईंट से भर जाए, कितना ईंट लगाइएगा, यही आपसे प्रश्न पूछा जाए। तो सबसे पहले ऊपर वाला में यदि हमको ईंट लगाना है तो इसको हमको एरिया जानकारी होना चाहिए। एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 16 लंबाई है 10 चौड़ाई, यानी 160 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। क्या, आपके रूम का, समझ गए, आपके रूम का एरिया इतना है। लेकिन ईंट का एरिया कितना है, तो ईंट का एरिया आपका 200 है। ठीक है, 200 है, 200 किस में है, सेंटीमीटर में, इसको आपको मीटर में, क्योंकि मीटर में रूम का आपका एरिया है, इसको मीटर में बदलने के लिए पहले 20 लिखें, 20 से 100 करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर, और इसको 10 से 100 करेंगे तो ये भी मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में आपका आ गया। तो ये आपका 1/5 और 1/10 यानी 1/50 यहाँ से आपका आ जाएगा। तो 1/50 जो आ जाएगा तो ये आपका ऊपर चले जाएगा, यानी साफ साफ करने का मतलब है 160 गुना 50 यानी 16×5 = 80, 20 यानी 8,000 ईंटों की संख्या होगी जो उस आपको पूरी तरह आपके रूम को फिनिशिंग तरह से भर दे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसका एरिया निकाल लिए और इसका भी एरिया निकाल के दोनों को डिवाइड कर दिया, टोटल ईंटों की संख्या निकल गई। ठीक है, चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न पे। मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो सीना की वर्तमान आयु कितना है, ये आपको बताना है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दोनों का यदि मीना और सीना है तो इसका वर्तमान आयु कितना, वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है, यानी हम बोल सकते हैं कि यानी 4x 3x इसका आयु है टोटल। ठीक है, 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष है। 6 वर्ष बाद, समझिएगा, 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष है। क्या मैं बता सकता हूँ यहाँ की इसका वर्तमान आयु कितना होगा, तो साफ साफ निकल के आ रहा है कि 6 साल बाद यदि कोई लड़की 26 साल की हो रही है तो यानी अभी का जो उम्र होगा, अभी का जो उम्र होगा वो 20 साल होगा। यानी 6 माइनस कर देंगे, अरे मेरा उम्र मान के चलो, मेरे 6 साल बाद मेरा उम्र 26 साल थे, तो अभी मेरा उम्र कितना होगा, 20 साल ही होगा ना, तो 20 साल होगा। लेकिन ये दोनों 4x 3x यही तो उम्र है, दोनों अलग अलग उम्र है, यानी टोटल कितना है दोनों का उम्र का योग 7x है। ये 7x बराबर वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 20 साल, होना चाहिए 20 साल लेकिन निकल रहा है 7 साल, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा कितना, 20/7। ठीक है, यहाँ से वर्तमान आयु कितना निकल गया 20, ओ सॉरी, पूरा योग नहीं पूछ रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा, पूरा योग नहीं पूछ रहा है इसमें मेरे दोस्त, सिंपल बोला गया मीना की है ना, मीना की आयु ना, तो मीना की आयु कितनी है 4x, लेकिन इसका वर्तमान आयु निकला कितना, वर्तमान आयु कितना निकला 20 साल, तो यानी कि वर्तमान आयु इसका 4x के बराबर तो 20 है, होना चाहिए 20 लेकिन है 4x, यानी इसी का वैल्यू ये है, तो यानी x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा आपके सामने 5। तो यदि x का सामने सामने 5 निकल के आया आप लोग को, तो पूछा किसका गया है, तो सीना की आयु क्या है, तो सीना का 5 पुट कर दीजिए, यानी 15 साल सीना की आयु निकल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, 9वां प्रश्न, 17 सदस्यों वाले एक समूह का माध्य स्कोर 15 था, जबकि n सदस्यों वाले एक अन्य समूह का माध्य स्कोर 12 था। यदि उनका संयुक्त माध्य यानी पूरे का किसका 17 का और n का भी जो यहाँ सदस्य था गुप्त में, इसका भी 17.7 है, तो n यानी कितने सदस्य जहाँ आप गुप्त रखा गया था ये आपको बताना। तो ऐसा सवाल को एलिगेशन से कीजिएगा तो और बेहतरीन हो जाएगा, और एलिगेशन लगाते कहाँ है ये अच्छी तरह आप अभी जान लीजिए। ठीक है, तो 17 सदस्य का उम्र पहले कितना था, माध्य स्कोर 15। ठीक है, दूसरे जो n सदस्य थे इसका कितना था 12। ठीक है,
लेकिन संयुक्त कितना था 13.7। संयुक्त को हमेशा बीच में लिखते हैं। एलिगेशन आपका सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसका एक ही चेक करने का नियम है कि आप देखिए एक संख्या, यदि ये बीच वाली संख्या है ना, तो ये एक से बड़ी और दूसरे से छोटी होनी चाहिए। तो यानी 12 से ये बड़ी है और इससे ये छोटी है। अब कुछ नहीं करना, दोनों का अंतर क्रॉस में करना है। तो इसका अंतर कीजिएगा 1.7 आ जाएगा, और इसका अंतर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका अंतर कीजिएगा तो 3.1 आ जाएगा। समझ गए? यानी कि 1.7 अनुपात आपका 1.3 आ गया। ठीक है, तो ये जो 15 था, ये जो 15 था, ये टोटल 17 का था ना, टोटल 17 का तो ही आयु था। ठीक है, तो यानी यहाँ से एक का वैल्यू आपका 1 पॉइंट निकल जाएगा, तो यहाँ से इसका वैल्यू 13 रह जाएगा। या सिंपली आप यहाँ से बोल सकते थे, ये दशमलव उड़ा दीजिएगा, यानी ये 17 और ये 13 था। ठीक है, यानी 17 और 13 था, तो ऑलरेडी 17 तो ही है, 15 जो है औसत आयु 17 का ही तो है, तो यानी 13 का ही तो औसत आयु इसके बराबर हो जाएगा 12 का, यानी 13 यहाँ आदमी था। ठीक है, 13। आप इसको इस तरह नहीं करके इसको इस तरह भी कर सकते थे, 17 गुना 15 कर देते, फिर n गुना 12 कर देते। ठीक है, फिर 17 प्लस एन गुना 13.5 करके दोनों को योग करके इसमें घटा देते, उसका उत्तर n का आ जाता। ठीक है, आप सिंपली आप एलिगेशन से भी इस प्रकार से कर सकते थे। यहाँ से आपका 17 आ गया, 13 आ गया, यानी कि यहाँ पे ये जो औसत आयु है, ये आदमी नीचे जो अनुपात आया ना, ये आपका सदस्य का अनुपात है। समझ गए? ये सदस्य का अनुपात है। सदस्य ऑलरेडी 17 है, तो ये था, उसी का तो जिक्र हो रहा था, यानी ऑलरेडी ये 13। हाँ, यदि ये 34 रहता तो ये 26 आ जाता, यानी दुगुना हो जाता। समझ गए? तो इसके अनुसार से आपका आंसर 13 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। राजू साजू से दुगुना कुशल कामगार है। ठीक है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरे करते हैं, तो उसी कार्य को राजू यदि अकेला करना चाहा तो कितने दिनों में पूरा करेगा, यह बताना है। तो राजू साजू से दुगुना कुशल है। ठीक है, दुगुना कुशल मतलब क्या है कि यदि ये इतना दिन में एक्स काम कर रहा है, तो ये इतना दिन में इतना काम, यदि एक दिन में ये एक कट्ठा कुछ काम कर रहा है, तो ये एक दिन में 2 कट्ठा काम करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका कुशलता, इसी को बोलते हैं आप इफिशिएंसी, की कितना किससे तेज है क्षमता में। ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ से दोनों मिलकर काम कितना 12 दिनों में। ठीक है, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3x तो कर रहे हैं, 2x भी कर रहे हैं, ये x, यानी टोटल मिलकर दोनों काम 3x कर रहे हैं। तो 12 दिन में यहाँ से टोटल काम क्या निकल, ये मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा। क्या ये मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा या ना निकल जाएगा? ये मेरा टोटल वर्क निकल गया कि इतना मेरे पास टोटल काम है। पूरा कौन करना चाहता है? अब राजू अकेले पूरा करना चाहता है, और राजू एक दिन में 2x करता है। यदि एक दिन में ये 2x काम करता है, टोटल काम मेरे पास ये है, यदि इसको हम भाग देते हैं तो कितने दिन में काम करेगा, ये मेरे पास उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो 2x से x चले जाएगा, 2 से ये 6 चलेगा, यानी 6 या 18। 18 समझ गए? यानी 18 दिन यदि काम करेगा तो राजू अकेले फिनिश को खत्म कर देगा। यदि दोनों मिलकर काम किया तो 12 दिन लगेगा, यदि राजू अकेले किया तो ये करेगा। और यदि पूछ देता आपसे श्याम कितना दिन करेगा, सिर्फ एक्स से यहाँ से भाग देना था, यानी 12 या 36 दिन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं 11वां नंबर प्रश्न की ओर। एक पिंड पहले 20 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करता है, फिर अगली 30 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है, तो वस्तु की औसत चाल क्या है? तो औसत चाल आपको बताते बताते थक गए कि औसत चाल जो होता है कुल दूरी, बेटे कुल समय। ठीक है, एक औसत चाल ये भी हो जाता है, एक आपका औसत चाल आता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। दोनों में अंतर हम समझेंगे, पहले इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो कुल दूरी बेटे कुल चाल, तो कुल दूरी कितना है? पहले चला 20 मीटर, फिर बाद में चला 30 मीटर, यानी हम बता सकते हैं 50 मीटर टोटल डिस्टेंस तय किया। समय टोटल 6 सेकंड और ये 4 सेकंड, यानी 10 सेकंड, तो हम बोल सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड इसका चाल हो जाएगा औसत चाल। ठीक है, एक तो ये निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला वहां यूज होगा जहां दूरी समान हो, जहां दूरी समान हो और चाल असमान हो, असमान। समझ गए? ठीक है, तो ये फॉर्मूला वहां यूज होगा, यहाँ दूरी समान हो चाल असमान हो। ठीक है, दूरी समान होना चाहिए, चाल असमान, और ये औसत फॉर्मूला जहाँ दूरी और ये सब असमान है, तो वहां से कुल दूरी बेटे कुल योग करके आप निकाल सकते हैं। ठीक, चलते हैं आज का 12वां नंबर प्रश्न की ओर। ये प्रश्न बहुत इजी थे, मात्र 3% स्टूडेंट ने इसका उत्तर दिया था, टोटल 60,000 बच्चे ने इसको किया था। ठीक है, तो बोला क्या गया है, एक घन के किनारे की लंबाई, एक घन है आपके पास, एक घन बराबर, क्योंकि घन और वर्ग का जिक्र हो रहा है तो दोनों एक जैसा दिखना नहीं चाहिए, है ना।
तो ये घन हो गया, तो एक वर्ग सिंपल सा बेचारा ये वर्ग। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक घन के किनारे की लंबाई, यानी कि ये जो किनारा इसका है, इसका लंबाई, इसका किनारा समझे, इसके लंबाई का योग पूरे मतलब कि पूरे घन के लंबाई का योग वर्ग के परिमाप के दुगुने के बराबर है। इसके परिमाप के ये बराबर है। यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर हो तो परिमाप क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, बोला ये गया है मेरे दोस्त कि इसका जो ये जो आपका घन है, ये आपका घन है, ये आपका वर्ग है। ठीक है, ये घन का जितने भी ये रेखाएं हैं, टोटल रेखाएं का योग, यानी कि मान लेते हैं हम रेखाएं एल, मान लेते यही तो भुजा है आपका एल है, तो यानी टोटल घन में रेखा कितने होते हैं, टोटल घन में रेखाएं 12 रेखा होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, 12 लाइन्स होते हैं, तो यानी 12 एल, 12 को योग करेंगे तो 12 एल की बोल दीजिए, या 12 को योग कर दीजिए बाद बराबर, यानी 12 एल। ये किसके बराबर है, तो इसके भुजा के, इसका भुजा हम ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके भुजा के दुगुने, यानी इसके भुजा के परिमाप के दुगुने, तो वर्ग का परिमाप 4a, यानी चारों तो भुजा का योग परिमाप होता है, जिसको 4a तो बोल सकते हैं, इसका दुगुना यानी 8 है, इसके बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब पूछा गया था कि यदि इसके आयतन और इसके वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है तो घन के आयतन, इसका आयतन क्या हो जाएगा, अरे इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो इसका आयतन एल ए क्यू तो होता है, एल क्यू तो होता है, यानी भुजा एल माने हैं, तो यानी इसका एल क्यू ये किसके बराबर हो जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है ए, तो यानी ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। ठीक है, अब आगे एल का वैल्यू पुट कीजिए आप, तो एल का यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो यानी 4 दूनी 8, यानी 2a, और 4 3 12, 2a बटे 3, एल का वैल्यू निकल के आया। एल का वैल्यू पुट करते हैं, क्यू में है तो 8 है क्यू, 2a का क्यू करेंगे तो 8 है क्यू आएगा ना, तो 2 का 3 का क्यू करेंगे 27 आ जाएगा। ये वैल्यू आपका ए स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से ए स्क्वायर ए क्यू को भाग देंगे तो सिर्फ ए बचेगा, तो यहाँ से आप ए टे बराबर 27 लिख सकते हैं, तो ए बराबर 27 बटे 8, यानी ए का यानी वर्ग का भुजा आप लोग के सामने क्या निकल के आया, वर्ग का भुजा क्या निकल के आया आप लोग के सामने, 27 बटे 8। समझ गए, यानी वर्ग की भुजा आपका क्या निकल के आया, 27 बटे 8 निकल के आया। तो क्या पूछा जा रहा है, इसका परिमाप पूछा जा रहा है ना, तो वर्ग का परिमाप ही तो पूछा जा रहा है, परिमाप 4a होता है, तो यहाँ से 4 और a का वैल्यू 27 बटे 8 रख देने पे यहाँ से आपका 2 यानी 13.5 आपका इका ही जो है आपका परिमाप आ जाएगा। समझ गए, 13.5 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये आपका उत्तर रहेगा। तो जैसा जैसा प्रश्न बोला गया था वैसे वैसे यदि आप करते तो ये उत्तर इजिली दे सकते थे। ठीक है, मात्र 2% या 3% स्टूडेंट ने इसका करेक्ट आंसर दिया, बस था कुछ नहीं, उसको यहाँ वैल्यू पुट करना था। ये प्रश्न वो कर देते और करते भी हैं बच्चे, प्रश्न कर देते, पर क्या होता है एग्जाम हॉल में डिप्रेशन थोड़ा सा वहाँ ऊपर पे प्रेशर रहता है, इसी कारण ये सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप सिंपली मेथड से यहाँ लगा सकते हैं। यदि एल योग पूछ रहा था तो 12 एक कर देते, इसका परिमाप के बराबर करते, एल का वैल्यू यहाँ या ए का वैल्यू निकाल लेते, यहाँ दोनों में एक को बराबर कर देते तो आपका निकल के चले जाता। हम एल का वैल्यू यहाँ इसीलिए नहीं निकालें कि एल का वैल्यू निकालेंगे तो फिर वर्ग का हमको रखना पड़ेगा बराबर करके, तो उतना ना करके डायरेक्ट हम वर्ग का निकाल लिए। ठीक है, तो आज आपका यही था, लास्ट प्रश्न था। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे। ठीक है, समझ गए। यदि आप ये क्लास को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ग्रुप डी के लिए बेस्ट आपका PYQ लेके आ रहा हूँ, डेली PYQ ये चलता है आपका, आज संडे है इसीलिए आपका एब्सेंट है, ये डेली PYQ चलता है। और बाकी बात 25 अगस्त को जो पूछे गए, सेकंड शिफ्ट आपका क्लियर हो चुका है, थर्ड शिफ्ट आपका जल्द ही आएगा क्लास आप लोग के लिए। ये तो आप लोग यदि इसको नहीं जाते हैं, आगे आप लोग का एग्जाम है, एग्जाम के आसाम में आप लोग मत बैठिए कि नहीं एग्जाम डेट जारी होगा तब पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल गलत है। आप लोग अभी से स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, और कटअप इसको हाई देखने वाले हैं और हाई देखने को मिल सकता है। ठीक ना, अभी से ही आप मैथ में पूरी तरह से लग जाइए, जो अदर विषय में आप जो साइंस का जो न्यूमेरिकल आता हो उसमें आप प्रॉपर नंबर उठा सके। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और न्यू बच्चे के पास जो भी मैथ में परेशानी हो, जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नोटिफिकेशन के लिए या अदर सब इंफॉर्मेशन के लिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।